हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता शर्मा और आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर डिस्कवरिंग टट। द सागा कंटिन्यूज। डिस्कवरिंग टट। टट एक प्रसिद्ध इजिप्ट की मम्मी है। मम्मी आपने सुना होगा, इजिप्ट यानी जो मिस्र देश है वहाँ की मम्मीज है वो बहुत ज्यादा फेमस है। तो ये जो टट है वो एक वहाँ पे एक उत्तराधिकारी था एक तरीके से, जहाँ इजिप्ट के अंदर उसके साम्राज्य के अंदर ये एक अंतिम उत्तराधिकारी था, एक हेयर था। तो यहाँ पे देखो ये टट है वो बहुत ही छोटी एज में इसकी डेथ हो जाती है और जब ये एक किशोरावस्था में मृत्यु हो जाती है तो इसको एक जैसे दफना दिया जाता है मम्मी के रूप में। तो आपको पता है इजिप्ट में जैसे मम्मी बहुत ज्यादा फेमस है, वहां का नाम हम सुनते हैं। तो वहां पे एक डिस्कवरी होती है, खोज की जाती है और उस खोज में ये जो टट है इसकी खोज है वो वहां पे निकलती है, इसकी मम्मी वहां पे खोजी जाती है। तो डिस्कवरिंग टट मीन्स टट की खोज। ये जो टट जो अंतिम उत्तराधिकारी था इसकी खोज। द सागा कंटिन्यूज। सागा, सागा मीन्स होता है देखो एक जो लंबी स्टोरी होती है, लंबी जो कहानियां होती है घटनाओं से भरी हुई, जिसमें बहुत सारे इवेंट्स निकल के आते हैं, घटनाओं से भरी हुई जो स्टोरी होती है तो उसको बोलते हैं सागा। तो द सागा कंटिन्यूज मतलब जो स्टोरी है, जो इससे संबंधित जो कहानी है या इससे संबंधित जो घटनाएं हैं वो कंटिन्यूस है, वो जारी है। A.R. विलियम्स का ये चैप्टर है लिखा हुआ। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखो ये ऊपर ये जो वर्ड दिए हुए हैं इनके मीनिंग हमें इस चैप्टर में निकल के आएंगे, इस चैप्टर में मिलेंगे हमें। और ये उस टट का चित्र है, उसकी मम्मी मतलब जैसे दफनाई गई थी, इस प्रकार से क्राउन पहने हुए सोने से एकदम लदा हुआ था। इसकी मम्मी है, इसके अंदर बहुत ज्यादा सोना इसने पहना हुआ था उस दफनाते टाइम में। तो वो उसकी टॉम में से निकल के आता है। तो देखो स्टार्ट करते हैं इसको। ही वॉज जस्ट ए टीनेजर व्हेन ही डाइड। कि ही वॉज जस्ट ए टीनेजर मतलब वो एक टीन एजर व्यक्ति था, एक वो किशोरावस्था में ही था, मतलब एक किशोर उम्र का वो एक युवक था, एक किशोर व्यक्ति था। When he died, जब वो डाइड मतलब जब वो मरा, जब उसकी मृत्यु हुई तो वो एकदम किशोर अवस्था में था। The last heir of a powerful family that had ruled Egypt and its empire for centuries। कि the last heir of a powerful family, कि एक पावरफुल फैमिली, एक शक्तिशाली परिवार का लास्ट हेयर मतलब जो उत्तराधिकारी होता है। एक तरीके से देखो इसका अगर करेक्ट प्रोनाउंसिएशन की अगर हम बात करें तो एच है वो यहाँ पे साइलेंट रहता है और ए इसका आर भी साइलेंट होगा, एच भी साइलेंट होगा और इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होगा एयर मीन्स उत्तराधिकारी। द लास्ट एयर ऑफ ए पावरफुल फैमिली दैट हैड रूल्ड, जिसने रूल किया था, शासन किया था इजिप्ट पे, एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरीज, कि शताब्दियों तक इजिप्ट पे और इसके साम्राज्य पे शासन करने वाली उस शक्तिशाली फैमिली का ये अंतिम उत्तराधिकारी था। ये जो टट था उसकी बात चल रही है, जो कि टीन एज के अंदर ही जिसकी डेथ हो गई थी। ही वॉज लेड टू रेस्ट लेडन विद गोल्ड एंड इवेंचुअली फॉरगॉटन। कि ही वॉज लेड टू रेस्ट लेडन विद गोल्ड, कि उसे गोल्ड के साथ में मतलब बहुत ज्यादा जो सोना होता है, लेडन मतलब एकदम लदा हुआ, विद गोल्ड, गोल्ड से लदे हुए उसको वहां पे लेड रेस्ट मतलब वहां पे उसको दफना दिया गया। तो ही वॉज लेड टू रेस्ट मतलब दफना दिया गया था, लेडन विद गोल्ड, कि गोल्ड के साथ में लदे हुए या एकदम सोने के आभूषणों को पहने हुए उसको दफना दिया गया था। एंड इवेंचुअली फॉरगॉटन, और इवेंचुअली मतलब लास्ट में जाकर के अंततोगत्वा उसको फॉरगॉटन यानी भुला दिया गया। Since the discovery of his tomb in 1922, the modern world has speculated about what happened to him, with murder being the most extreme possibility. तो देखो since the discovery of his tomb in 1922, इसमें भी देखो tomb नहीं होगा, ये tomb होगा, बी इसमें साइलेंट होता है। Since the discovery of his tomb in 1922, कि 1922 में उसकी जो tomb मतलब उसकी जो कब्र थी, उस 1922 में उसकी कब्र की खोज के बाद से द मॉडर्न वर्ल्ड, जो मॉडर्न वर्ल्ड था, जो आधुनिक जो विश्व था, हैज स्पेकुलेटेड अबाउट व्हाट हैपेंड टू हिम, कि इस आधुनिक विश्व ने स्पेकुलेटेड मतलब अनुमान लगाए। क्या अनुमान लगाए? अबाउट व्हाट हैपेंड टू हिम, कि उसके साथ में क्या हैपन हुआ, उसके साथ में क्या घटित हुआ होगा, इसके बारे में 1922 में उसकी कब्र के खोजे जाने के बाद आधुनिक
विश्व ने अनुमान लगाया, स्पेकुलेट किया कि उसके साथ क्या घटित हुआ होगा, कैसे उसकी डेथ हुई होगी। विद मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी, और उसकी जो हत्या थी मतलब उसका मर्डर, विद मर्डर बीइंग जो मतलब उसके साथ घटित क्या हुआ, उसकी डेथ है वो नेचुरली हुई थी या फिर उसका मर्डर हुआ था, तो इसकी बात यहाँ पे कर रहे हैं कि उसके साथ क्या हुआ होगा, इसका अनुमान है वो आधुनिक विश्व ने लगाया 1922 में उसकी कब्र खोजे जाने के बाद में। तो विद मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी, और उसकी जो मर्डर है उसकी मर्डर होने की एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी थी, मतलब सबसे अधिक जो पॉसिबिलिटी संभावना है वो उसके मर्डर की थी, उसकी हत्या किए जाने की रही थी। नाउ लिविंग हिज टॉम फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 80 years, Tutt has undergone a CT scan that offers new clues about his life and death and provides precise data for an accurate forensic reconstruction of the boy's pharaoh। तो देखो क्या बताया इसमें कि नाउ अब लिविंग हिज टॉम, कि अपनी टॉम को, अपनी कब्र को छोड़ते हुए, फॉर द फर्स्ट टाइम, कि पहली बार इन ऑलमोस्ट 80 years, कि लगभग 80 सालों में पहली बार अपनी कब्र को छोड़ते हुए टट हैज अंडरगोन ए सिटी स्कैन, कि टट को ले जाया गया, किसके लिए, सिटी स्कैन के लिए। जो टट था वो उसको ले जाया गया, मतलब टट है वो एक सिटी स्कैन की प्रक्रिया से गुजरा, मतलब पहली बार वो 80 साल के अंदर लगभग पहली बार उसने अपनी कब्र को छोड़ा, मतलब उसे उसकी कब्र से निकाला गया और सिटी स्कैन की जो प्रक्रिया थी वहां पे ले जाया गया। दैट ऑफर्स न्यू क्लू, जिसने नए क्लू, नए संकेत दिए अबाउट हिज लाइफ एंड डेथ, जिसने उसके जीवन और मृत्यु के बारे में नए जो क्लू है वो प्रदान किए, नए संकेत दिए। इन प्रोवाइड्स प्रिसाइज डाटा, प्रोवाइड्स यानी प्रदान के, प्रिसाइज होता है एकदम सही, करेक्ट, एक्यूरेट जो डाटा था, फॉर एन एक्यूरेट फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन, कि एक एक्यूरेट जो फोरेंसिक मतलब जो एक एकदम सही जो वैज्ञानिक जो रिकंस्ट्रक्शन था, रिकंस्ट्रक्शन मतलब जो पुनर्विचार था, पुनर्धारणा थी, ऑफ द बॉयज फेरो। बॉयज मतलब जो एकदम किशोरावस्था में जो होता है फेरो। फेरो क्या होता है, देखो मिस्र के अंदर जो राजा का जो पद होता था उसको फेरो बोला जाता था। तो इसमें बताया है कि एक तो इसने नए संकेत दिए थे उस टट के जीवन और मृत्यु के बारे में, और इसने जो किशोर जो फेरो थे उनके बारे में एकदम एक्यूरेट फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन के लिए एकदम सही जो वैज्ञानिक पुनर्विचार के लिए सही आंकड़े हैं वो प्रदान करवाए, मतलब जो सिटी स्कैन से जो उसकी प्रक्रिया से जो वो गुजरा, तो उसके बारे में कई चीजें हैं वो निकल के सामने आई, जीवन के बारे में भी, डेथ के बारे में भी। और इससे क्या हुआ, जो बॉयज फेरो थे, मतलब जो किशोर फेरो थे, किशोर जो मतलब जो राजा के पद पे जो आसीन होने वाले थे, तो उन एक तरीके से उत्तराधिकारी बोल सकते हैं, तो किशोर जो फेरो या जो उत्तराधिकारी थे उनके बारे में एकदम करेक्ट वैज्ञानिक जो पुनर्धारणा थी, जो पुनर्विचार थे, उसके भी सही आंकड़े हैं वो उपलब्ध हुए, वो भी उन्होंने प्रदान करवाए। तो इस प्रकार से टट के बारे में यहाँ बताया गया है कि उसने 80 सालों में पहली बार है वो अपना जो कब्र है उसको छोड़ा था। अब देखो क्या हुआ, एन एंग्री विंड स्टिड अप, ghostly dust devils as King Tut was taken from his resting place in the ancient Egyptian cemetery known as the Valley of the Kings। तो एन एंग्री विंड, कि एक एंग्री मतलब एकदम क्रोधित जो हवा थी उसने स्टिड अप मतलब हिला दिया, किसको, घोस्टली डस्ट डेविल, कि एकदम भूतों के समान जो धूल का जो डेविल मतलब जो गुब्बारा था उसको उछाल रही थी, कौन, जो क्रोधित हवा थी। तो देखो क्रोधित हवा ने भूतों के समान धूल के गुब्बारे को हिला दिया, उसको उड़ा दिया था, उसको उछाल रही थी वो। एज किंग टट वॉज टेकन फ्रॉम हिज रेस्टिंग प्लेस इन द एंशिएंट इजिप्शियन सेमेंट्री, कि जब टट को टेकन मतलब लाया गया था फ्रॉम हिज रेस्टिंग प्लेस, कि अपने उस रेस्टिंग प्लेस से, उस आराम करने वाली जगह से, इन द एंशिएंट यानी उस प्राचीन जो इजिप्टियन यानी मिस्र की जो सेमेंट्री होता है कब्रिस्तान, नोन एज द वैली ऑफ द किंग, जो कि वैली ऑफ द किंग्स के नाम से जानी जाती है, उस मिस्र के उस कब्रिस्तान में, प्राचीन मिस्र की कब्रिस्तान जिसको कि वैली ऑफ द किंग्स के नाम से जाना जाता है, उसमें उसके रेस्टिंग प्लेस से जब टट को निकाला जा रहा था, टट को बाहर लाया जा रहा था, तो क्रोधित हवा है वो भूतों के समान उस धूल के गुब्बारे को हिला रही थी, उड़ा रही थी। अब देखो ये तो बताया है कि क्या हुआ था उस टाइम, और उस इजिप्टियन सेमेंट्री को किस नाम से जाना जाता है, वैली ऑफ द किंग के नाम से जाना जाता था। तो उस जाने वाले जहाँ पे इजिप्टियन सेमेंट्री थी, मतलब जो प्राचीन जो
मिस्र की जो कब्रिस्तान थी वहां पे उसका जो रेस्टिंग प्लेस मतलब जहां उसकी कब्र को दफनाया गया था, वहां से जब टट को बाहर निकाला जा रहा था उस टाइम क्रोधित हवा है वो चल रही, तो धूल की गुबार है वो उड़ा रही थी। और क्या हुआ था देखो, डार्क बेलिड क्लाउड हैड सक्डेड अक्रॉस द डेजर्ट स्काई ऑल डे एंड नाउ वर वेलिंग द स्टार्स इन कास्केट ग्रे। तो देखो डार्क बेलिड क्लाउड्स के जो डार्क बेली वाले मतलब एकदम काले पेट वाले, बेली पेट होता है तो काले पेट वाले जो बादल थे, हैड सक्डेड अक्रॉस द डेजर्ट स्काई ऑल डे, कि वो पूरे दिन इस डिजर्टेड स्काई में मतलब रेगिस्तान के समान उस या फिर वीरान उस आसमान के जो सक्डेड मतलब उड़ना, अक्रॉस होता है आर पार, तो काले पेट वाले बादल पूरे दिन उस रेगिस्तान जैसे स्काई में या उस वीरान आकाश में आर पार उड़ रहे थे। एंड नाउ वर वेलिंग द स्टार्स, और अब वो स्टार्स को, तारों को वो ढक रहे थे इन कास्केट ग्रे। कास्केट ग्रे मतलब कास्केट होता है कफन, तो कफन जैसे भूरे रंग से वो जो बादल थे वो तारों को ढक रहे थे, मतलब अब तारों को भी ढक लिया था और पूरे दिन वो ऐसे ही उड़ रहे थे। इट वॉज 6 PM ऑन 5 जनवरी 2005, कि ये 5 जनवरी 2005 को 6 बजे का समय है, वो बताया है शाम को 6 बजे का समय। The world's most famous mummy glided head first into a CT scanner, brought here to probe the lingering medical mysteries of this little understood young ruler who died more than 3300 years ago. कि the world's most famous mummy, कि इस विश्व की सर्वाधिक जो प्रसिद्ध जो मम्मी थी वो ग्लाइडेड मतलब ग्लाइडेड हेड, ग्लाइडेड होता है खिसकाना, हेड यानी सर को, फर्स्ट सबसे पहले, इनटू ए सिटी स्कैनर, कि सिटी स्कैनर के अंदर सबसे पहले सर को खिसका रही थी। मतलब इस विश्व की सबसे प्रसिद्ध मम्मी का जो सर है वो सिटी स्कैनर के अंदर सबसे पहले खिसकाया जा रहा था। ब्रोड हेयर टू प्रोब, जो कि यहाँ पे लाई गई थी, प्रोब यानी पता लगाने के लिए, जांच करने के लिए, द लिंगरिंग मेडिकल मिस्ट्रीज, तो मतलब जो मेडिकल मिस्ट्री थी, जो मतलब चिकित्सीय जो रहस्य थे उनका लिंगरिंग मतलब उसकी जांच प्रदान करने के लिए, मतलब उनके मतलब थोड़ा उसके बारे में और अधिक जानने के लिए, जो लंबे समय से जो मतलब चली आ रही थी ये जो मिस्ट्री जो तट के बारे में। तो इसमें बताया है कि जो इस वर्ल्ड की जो फेमस मम्मी का जो हेड था वो सबसे पहले सिटी स्कैनर के अंदर खिसकाया जा रहा था, वो प्रवेश कर रहा था। ब्रोड हेयर टू प्रोब द लिंगरिंग मेडिकल मिस्ट्रीज ऑफ दिस लिटिल अंडरस्टूड यंग रूलर, कि इस छोटे से जो यंग रूलर था, मतलब ये जो छोटा सा जो ये जो तट था, ये जो युवक जो शासन करने वाला रूलर होता है, शासक, तो ये छोटा जो युवा शासक था उसकी लिंगरिंग मेडिकल मिस्ट्री, लिंगरिंग मतलब लंबे समय से चली आ रही जो मेडिकल मिस्ट्री थी, जो चिकित्सीय जो मिस्ट्री थी, जो रहस्य था, उसका प्रोब यानी जांच पड़ताल करने के लिए यहाँ लाया गया था इस मम्मी को, जो तट की मम्मी थी, who died more than 3300 years ago, जो कि 3300 वर्ष पहले जिसकी डेथ हो गई थी, जो 3300 वर्ष पहले जिसकी मृत्यु हो गई थी। तो उस यंग रूलर की, उस छोटे से युवा शासक की लंबे समय से चली आ रही मेडिकल मिस्ट्री का पता लगाने के लिए, चिकित्सीय जो रहस्य उसका पता लगाने के लिए यहाँ लाया गया और सिटी स्कैनर में सबसे पहले उस विश्व की प्रसिद्ध मम्मी के सर को खिसकाया गया। तो अब समझ में आया होगा आपको कि इसमें क्या बताया जा रहा है कि इसकी जो मिस्ट्री है वो लंबे समय से चली आ रही थी, मतलब इसकी जांच पड़ताल करने की कोशिश है वो बहुत पहले से हो रही थी, और बहुत पहले से किसने किया था ये बात भी अब आगे आएगी देखो। तो इसके बारे में पहले से ही ऐसे जांच उसकी की जा रही थी, तो सबसे पहले उसको सिटी स्कैन करने के लिए उसका सर है वो अंदर डाला गया। ऑल आफ्टरनून द यूजुअल लाइन ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड हैड डिसेंडेड इनटू द कैंप्ड rock cut tomb some 26 feet underground to pay their respect, कि all afternoon मतलब पूरी दोपहर को द यूजुअल लाइन की, जो यूजुअल लाइन थी मतलब जो सामान्य सी जो लाइन थी, कतार थी, किसकी, टूरिस्ट की, मतलब पर्यटकों की, फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड मतलब इस वर्ल्ड के चारों ओर से आए हुए, मतलब दुनिया भर से आए हुए पर्यटकों की जो यूजुअल लाइन थी वो पूरी दोपहर को हैड डिसेंडेड मतलब वो उतरी, कहाँ उतरी, इनटू द कैंप्ड रॉक कट टॉम, उस क्रैम मतलब उस संकरे नैरोअर जो चट्टान से कटी हुई जो टॉम थी, जो मतलब चट्टानों को काटकर बनाई गई जो मतलब टॉम मतलब एक तरीके से कोफीन को भी बोलते हैं, या फिर उसकी जो कब्र थी, सम 26 फीट अंडरग्राउंड टू पे देयर रिस्पेक्ट। तो पूरी दोपहर को
टूरिस्ट की एक यूजुअल लाइन, एक सामान्य लाइन, अपना रेस्पेक्ट जो होता है, सम्मान या श्रद्धांजलि को पे करने के लिए 26 फीट नीचे, जमीन के नीचे, उस टॉम में, उस संकरी चट्टान से कटी हुई कब्र में अपना रेस्पेक्ट देने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए वो लाइन है वो नीचे उतरी। मतलब पूरी दोपहर को जो पर्यटकों की जो सामान्य लाइन थी वो 26 फीट जमीन के नीचे श्रद्धांजलि देने के लिए उस संकरी चट्टान को काट कर बनाई हुई कब्र में नीचे उतरी। जो लाइन है वहां पे लाइन लग गई थी उन टूरिस्ट की, वो उस टॉम को, उस तट की टॉम को देखने के लिए उस 26 फीट जमीन के नीचे गहरी जो कब्र थी उसके अंदर वो लाइन है वो नीचे उतरी। दे गेज्ड एट द म्यूरस ऑन द वॉल्स of the burial chamber and peered at Turt's glided face. The most striking feature of his mummy's shaped outer coffin lid. तो देखो, they gazed, उन्होंने घूरा, निहारा, किस चीज को उन्होंने देखा? At the mirror on the walls of the burial chamber. कि जो burial chamber था, मतलब जो दफनाया जाने वाला जो चैम्बर था, जो कमरा था जिसमें तट की जो बॉडी को दफनाया गया था, तो उस ब्यूरल चैम्बर की जो दीवार थी उस पे जो मिरर्स, मतलब जो तस्वीरें बनी हुई थी, जो चित्र बने हुए थे, उसको उन्होंने देखा। दे है वो टूरिस्ट के लिए आया है कि उस दफनाए गए उस चैम्बर के अंदर, उस कक्ष की दीवारों के चित्रों को उन्होंने देखा। एंड पीयर्ड एट टट्स ग्लाइडेड फेस, और उस तट के जो ग्लाइडेड फेस, मतलब उस तट का जो स्वर्ण से बना हुआ जो चेहरा था, या जो चमकदार जो चेहरा था, उसका जो फेस था, उसको उन्होंने पीयर्ड, मतलब उसको भी देखा, उन्होंने झांका। क्योंकि तट है वो पूरा सोने से लदा हुआ था, इसलिए वो चमक रहा था, तो तट का उस सोने से मंडे हुए चेहरे को उन्होंने देखा। द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ हिज मम्मी, तो उस मम्मी का जो सबसे अधिक जो स्ट्राइकिंग फीचर था, मतलब सर्वाधिक जो उसका आश्चर्यचकित करने वाला जो फीचर था, उसका जो एक जो लक्षण था वो क्या था? शेप्ड आउटर कॉफिन लिड, कि उस कॉफिन, मतलब उस जो ताबूत था, उस ताबूत का जो आउटर लिड, मतलब उसकी जो बाहरी जो लिड थी, उसकी जो बाहर की जो परत थी, या जो उसका ढक्कन का जो शेप था, आकार था, वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण चीज था, वो सर्वाधिक ऐसे आश्चर्यचकित करने वाला फीचर था उस मम्मी के अंदर। सम विजिटर्स रीड फ्रॉम गाइड बुक्स इन ए विस्पर, कुछ विजिटर्स ने, कुछ जो भ्रमण करने वाले जो आए थे, या फिर कुछ जो आगंतुक थे, जो टूरिस्ट थे, उन्होंने कानाफूसी करते हुए गाइड बुक को पढ़ा। मतलब कानाफूसी के रूप में उन्होंने क्या पढ़ रहे थे? वो गाइड बुक जो होती है, गाइड करने वाली या निर्देश देने वाली जो बुक होती है, उनको उन्होंने पढ़ा। अदर स्टूड साइलेंटली, दूसरे हैं वो साइलेंट खड़े थे वहां पे, एकदम शांत खड़े थे। Perhaps pondering Turt's untimely death in his late teens, or wondering with a shiver if the Pharaoh's curse, death or misfortune falling upon those who disturbed him was really true. अब देखो वो क्या सोच रहे हैं कि कुछ तो कानाफूसी के रूप में गाइड बुक को पढ़ रहे थे। Other stood silently, दूसरे हैं वो साइलेंट खड़े थे, चुपचाप खड़े थे। Perhaps pondering यानी विचार करना, कि शायद वो तट की जो अनटाइमली डेथ थी इन हिज लेट टीन्स, तो मतलब उसकी किशोरावस्था के अंदर, लेट टीन्स मतलब उसकी जो किशोरावस्था, जिसका अंतिम टाइम ही था उस किशोरावस्था का, तो उस किशोरावस्था के अंदर असामयिक जो तट की मृत्यु थी, शायद उस पर विचार कर रहे थे। और वंडरिंग विद ए शिवर, और एक शिवर, एक कंपकंपी के साथ में वो वंडरिंग मतलब आश्चर्य कर रहे थे कि द फेरोज कर्स, कि जो फेरो का जो कर्स है, फेरो का जो श्राप होता है, वाज रियली ट्रू, क्या वो वास्तव में सच तो नहीं? और श्राप कौन सा? डेथ और मिसफॉर्चून फॉलिंग अपॉन दोज हु डिस्टर्ब्ड हिम, कि मृत्यु या फिर जो मिसफॉर्चून होता है, मृत्यु या जो दुर्भाग्य होता है, वो उन लोगों पे फॉलिंग अपॉन गिरेगा, हु डिस्टर्ब्ड हिम, कि जो उसको डिस्टर्ब करेंगे, जो उसको परेशान करेंगे, उस पे मृत्यु और दुर्भाग्य है वो गिरेगा, या फिर वो मृत्यु और दुर्भाग्य के शिकार होंगे। मतलब प्राचीन टाइम में ऐसा बोला जाता था कि जो कोई भी मम्मी के साथ छेड़खानी करता है, उनको छेड़ता है, तो या तो उसकी डेथ हो जाएगी, या फिर उसका जो मिसफॉर्चून है वो मिसफॉर्चून शुरू हो जाएगा। तो ये लोग है वो ऐसा विचार करते और साथ में कांप रहे थे कि कहीं जो फेरो का कर्ज था वो कहीं सच तो नहीं है, मतलब ऐसा उनको डर हो रहा था। द मम्मी इज इन वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड इन द 90s। तो इसमें बताया द मम्मी इज इन वेरी बैड कंडीशन, कि जो मम्मी थी वो बहुत बुरी कंडीशन में है, बहुत बड़ी खराब हालत में है। बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड इन द 1920s, कि 1920 का जो 20s मतलब 1920s मतलब 1920 का जो दशक था, उसका जो टाइम था 1920 का, इसमें जो कार्टर ने किया था उसके कारण से
जो मम्मी है वो बहुत बड़ी खराब हालत में थी, बड़ी बैड कंडीशन में वो थी। सैड जाही हवास सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज एज ही लीन ओवर द बॉडी फॉर ए लॉन्ग फर्स्ट लुक। तो किसने बोली ये बात? जाही हवास ने। तो जाही हवास जो है वो कौन है? एक सेक्रेटरी है, सचिव है, सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज, कि जो सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज है उसके सेक्रेटरी जनरल है वो, मतलब एक तरीके से महासचिव है। तो उन्होंने क्या बोला कि जो कुछ भी कार्टर ने 1920 में किया उसकी वजह से मम्मी है वो बुरी हालत में है, बड़ी खराब हालत में है। सैयद जाही हवास सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम, तो इजिप्ट के मिस्र के सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज के महासचिव जाही हवास ने कहा, और कब कहा? एज ही लीन ओवर, जैसे ही वो लीन मतलब झुके, और द बॉडी के ऊपर फॉर ए लॉन्ग फर्स्ट लुक, कि लंबे समय तक पहला लुक लेने के लिए, मतलब उसको पहली बार उत्सव को देखने के लिए जैसे ही वो बॉडी के ऊपर झुके हुए थे तब उन्होंने ये बात कहा कि मम्मी है वो बहुत बुरी कंडीशन में है, क्योंकि कार्टर ने 1920 में उसके साथ जो कुछ भी किया था उसकी वजह से। और जाही हवास थे कौन? वो इजिप्ट के सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज, ये एक इंस्टीट्यूशन है, उसके महासचिव। तो उन्होंने कहा, अब देखो कार्टर के बारे में आएगा। कार्टर, हॉवर्ड कार्टर, दैट इज वॉज अ ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हु इन 1922 डिस्कवर्ड टट्स टॉम आफ्टर ईयर्स ऑफ फ्यूटाइल सर्चिंग। कि कार्टर कौन? हॉवर्ड कार्टर, ये इसका पूरा नाम है। दैट इज वो द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट, वो कौन थे? ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे। ब्रिटिश जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, पुरातत्वज्ञानी जिनको बोला जाता है। तो हॉवर्ड कार्टर जो कि ब्रिटिश पुरातत्वज्ञानी थे, हु इन 1922, जिन्होंने 1922 में टट की टॉम को खोज लिया था, टट की कब्र को खोजा था। आफ्टर ईयर्स ऑफ फ्यूटाइल सर्चिंग, की कई वर्षों की फ्यूटाइल सर्चिंग के बाद में, कई वर्षों की व्यर्थ खोजबीन करने के बाद में 1922 में उन्होंने टट की जो कब्र थी उसको खोजा था। किसने खोजा? हॉवर्ड कार्टर, जिसका पूरा नाम था उन्होंने, जो कि ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे। इट्स कंटेंट्स दो हेस्टिली रैंसैक्ड इन एंटिक्विटी वर सरप्राइजिंगली कंप्लीट। कि इट्स कंटेंट्स, कि इसके जो कंटेंट्स थे, मतलब इसकी जो भी इसकी विषय वस्तु थी, जितनी भी इसकी सामग्री थी, वो एंटिक्विटीज मतलब प्राचीन टाइम के अंदर ही हेस्टिली रैंसैक्ड होता है लूट लेना, और हेस्टिली मतलब जल्दबाजी के साथ में। तो देखो इसका जो कंटेंट था, इसकी जो सामग्री थी, वो यद्यपि प्राचीन काल में ही जल्दबाजी में लूट ली गई थी, पर सरप्राइजिंगली कंप्लीट, वो सरप्राइजिंगली मतलब एकदम आश्चर्यजनक रूप से वो कंप्लीट थी, पूर्ण थी। फिर भी वो क्या थी? आश्चर्यजनक रूप से वो जो डेड बॉडी थी, जो टॉम था, वो पूर्ण था, बल्कि उसको लूट लिया गया था, फिर भी वो पूर्ण थी। They remain the richest royal collection ever found and have become part of the Pharaoh's legend. कि they remain the richest royal collection ever found, कि अब तक जो ever found मतलब जो रॉयल कलेक्शन था, जो अब तक पाया गया, जो शाही कलेक्शन था, उनमें वो सबसे रिचेस्ट रहे, मतलब एकदम सर्वाधिक जो धन से परिपूर्ण, सर्वाधिक धनवान है वो रहा था। मतलब अब तक जितने भी टॉम पाए गए थे उनमें ये जो टट का जो टॉम था वो सर्वाधिक शाही कलेक्शन में रहा, सर्वाधिक धनाढ्य है वो सिद्ध हुआ। एंड हैव बिकम पार्ट ऑफ द फेरोज लीजेंड, और वो फेरोज लीजेंड मतलब फेरो की जो लीजेंड होती है, पौराणिक कथा, उसके वो पार्ट रहे, उसका भी वो हिस्सा बन गया। फेरो की जो पौराणिक कथा उसका भी वो हिस्सा बन गया। स्टनिंग आर्टिफैक्ट इन गोल्ड, द इटर्नल ब्रिलियंस मीन टू गारंटी resurrection caused a sensation at the time of the discovery and still get the most attention. तो देखो इसमें बताया है कि स्टनिंग आर्टिफैक्ट्स इन गोल्ड, कि जो एकदम स्टनिंग यानी आश्चर्यचकित करने वाला जो आर्टिफैक्ट्स इन गोल्ड मतलब गोल्ड की जो हस्तकृतियां थी, आर्टिफैक्ट्स होते हैं हस्तकृतियां। तो देखो आश्चर्यजनक जो स्वर्ण से बनी हुई हस्तकृतियां, दे इटर्नल ब्रिलियंस, जिसकी इटर्नल ब्रिलियंस मतलब जिसकी एकदम शाश्वत जो ब्रिलियंस जो होती है, चमक जो होती है, जो कि मीन टू गारंटी रिजरेक्शन होता है एकदम पुनर्जीवन। तो पुनर्जीवन की जो गारंटी मान ली जाती है कि आश्चर्यजनक स्वर्ण से बनी हुई हस्तकृतियां जिनकी शाश्वत, जिनकी स्थायी जो चमक है वो पुनर्जीवन की गारंटी मान ली जाती है। caused a sensation at the time of the discovery, तो वो उस डिस्कवरी के टाइम में, उस खोज के समय में उसने क्या कर दिया था? caused a sensation, वो एक सेंसेशन का कारण बन गई, एक सनसनी उत्पन्न कर दी, एक मतलब जो आश्चर्य है वो वहां पे उत्पन्न कर दिया उस आर्टिफैक्ट्स इन गोल्ड ने।
मतलब स्वर्ण से निर्मित जो हस्तकृतियां थी, जो कि एकदम शाश्वत जो चमक का जिसका अर्थ होता है मतलब पुनर्जीवन की जो गारंटी मान ली गई थी, उसने एक सनसनी उत्पन्न कर दी थी उस खोज करने के समय में। मतलब इतना सोना उस टॉम के अंदर था। एंड स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन, एंड स्टिल और वो अभी भी क्या है, गेट द मोस्ट अटेंशन, इसने सबसे ज्यादा अटेंशन को प्राप्त किया हुआ है। अभी भी वो सबसे ज्यादा ध्यान है वो अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। बट टट वॉज ऑल्सो ब्यूरिड विद एवरीडे थिंग्स he would want in the afterlife. Board games, a bronze razor, linen undergarments, cases of food and wine. But Tut was also buried with everyday thing. लेकिन जो टट था वो क्या था, ब्यूरिड मतलब दफनाया गया था, वॉज एवरीडे थिंग्स कि प्रतिदिन की चीजों के साथ भी टट को दफनाया गया था। He would want in the afterlife, जो कि उसको आफ्टर लाइफ में जरूर थी, मतलब आफ्टर लाइफ में अपनी जीवन के बाद में जो चीजें उसको चाहिए थी, जिसकी जरूरत उसको होनी थी, उसके साथ में भी टट को उन प्रतिदिन चीजों के साथ में दफनाया गया। और वो चीजें कौन थी, बोर्ड गेम्स, मतलब बोर्ड के जो गेम होते हैं, जैसे शतरंज हो सकता है या फिर पास से फेंकने वाला गेम। ए ब्रोंज रेजर कि कांसे का बना हुआ रेजर। लिनिन अंडरगारमेंट, लिनिन के जो अंडरगारमेंट होते हैं, लिनिन एक बढ़िया क्वालिटी का कपड़ा माना जाता है, तो उसके अंडरगारमेंट्स। केसेस ऑफ फूड एंड वाइन, तो भोजन और शराब के केसेस मतलब डिब्बे, तो उन सब के साथ में भी उसको दफनाया गया था टट को। मतलब उसकी जो टॉम थी उसमें ये सारी चीजें भी थी। गोल्ड तो था ही था, लेकिन ये सारी चीजें भी उसके साथ में थी। तो आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग द फेरोज फ्यूनरी ट्रेजर, Carter began investigating his three nested coffin. कि after months of carefully recording the Pharaoh's funerary treasure, कि महीनों बाद तक केयरफुली मतलब एकदम सावधानी से, तो आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग कि महीनों तक सावधानी पूर्वक जो फेरो के जो फ्यूनरी मतलब एकदम अंतिम संस्कार के टाइम में या फिर दफनाए जाने के समय जो ट्रेजर था यानी जो खजाना था उसको रिकॉर्ड करने के बाद, तो महीनों तक सावधानी पूर्वक फेरो की दफन से संबंधित जो ट्रेजर थे, खजाने का लेखा जोखा तैयार करने के बाद या उनको रिकॉर्ड करने के बाद, अंकित करने के बाद में कार्टर बिगन इन्वेस्टिगेटिंग हिज 3 नेस्टेड कॉफिन। कार्टर ने इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया उसके 3 जो नेस्टेड मतलब एक दूसरे में बिठाए गए जो कॉफिन थे, जो ताबूत थे, उनको भी इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया। तो सावधानी पूर्वक महीनों तक फेरो के दफन से संबंधित उस खजाने का लेखोजोखा या फिर उसको रिकॉर्ड करने के बाद में कार्टर ने उसके 3 एक दूसरे में रखे हुए जो कॉफिन थी, जो ताबूत थे, उसको भी इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया। मतलब जब किसी व्यक्ति को मिश्र में दफनाया जाता था तो सिर्फ अकेली कब्र नहीं होती थी, उसके साथ में कई ताबूत रखे जाते थे जिसमें कई सामान भी होता था। कईयों में जैसे खाने पीने की चीजें हो सकती है, सोना, गेम वगैरह, मतलब जैसे ऊपर चीजें हैं। तो ऐसे एक दूसरे में रखे गए 3 ताबूत थे, 3 कॉफिन थे, उनको भी जांचना उसने शुरू कर दिया था। तो देखो उसमें क्या पाए गए थे कि ओपनिंग द फर्स्ट ही फाउंड ए शाउट अडोर्न्ड विद गार्लैंड्स ऑफ विलो एंड ओलिव लीव्स, वाइल्ड सिलरी, लोटस पेटल्स एंड कॉर्नफ्लावर्स, द फेडेड एविडेंस ऑफ ए ब्यूरियल इन मार्च और अप्रैल। तो इसमें एक शाउट मतलब एक कफन पाया गया अडोर्न, जो कि अडोर्न मतलब सुसज्जित था। तो एक ऐसा कफन ओपनिंग द फर्स्ट के पहले को खोलते हुए उसने विलो और ओलिव लीव्स यानी विलो होता है बेंत, और ओलिव लीव्स मतलब जो जैतून की जो पत्तियां होती है, तो बेंत और जैतून की पत्तियां, वाइल्ड सेलरी मतलब जो अजवाइन होती है, लोटस पीटल मतलब कमल की जो पीटल्स यानी पंखुड़ियां, और कॉर्नफ्लोर यानी जो मक्का होता है, उनके जो मालाएं थी, उनके फूलों की मालाओं से वो कफन है वो सुसज्जित था। तो देखो पहले को खोलते हुए 3 ताबूत थे वहां पे, तो पहले को खोलते हुए ही फाउंड ए शाउट, उसने एक कफन पाया जो कि बेंत और जैतून की पत्तियों से, अजवाइन, कमल की पंखुड़ियों और मक्का के फूलों की मालाओं से जो अडोर्न था, सुसज्जित था। द फेडेड एविडेंस ऑफ ए ब्यूरियल इन मार्च और अप्रैल। तो ये जो मार्च और अप्रैल के अंदर जो ब्यूरियल मतलब जो दफन किए गए थे, जो दफन था मार्च और अप्रैल के टाइम में, उसके फेडेड एविडेंस थे, मतलब उसके कमजोर हुए एकदम ये जो एविडेंस है वो साक्ष्य थे। तो ये मार्च अप्रैल के दफन के टाइम के कमजोर साक्ष्य थे जो ये श्राउड मिला था, जो पहला उसने खोला था। तो देखो किस प्रकार से एक कफन को भी कैसे सुसज्जित किया गया था। When he finally reached the mummy, though he ran into trouble,
तो देखो उसने 3 ताबूत खोले हैं, तो पहले में तो ये चीज आई है। अब वो बोला कि और भी ताबूत निकले, उसमें भी ऐसे सामान निकला था। बट वेन ही फाइनली रीच द मम्मी, लेकिन जब वो अंत में मम्मी के पास पहुंचा, मतलब जब वो अंत में उस मम्मी जो टट की मम्मी थी वहां तक पहुंचा, तो ही रैन इनटू ट्रबल, वो ट्रबल में पड़ गया, वो मुसीबत में पड़ गया। द रिचुअल रेजिन्स हैड हार्डन सीमेंटिंग टट टू द बॉटम ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड कॉफिन। कि द रिचुअल रेजिन मतलब जो रिचुअल के टाइम में, अंतिम संस्कार के टाइम में जो रेजिन मतलब जो चिकने पदार्थ थे, तो अंतिम संस्कार के समय जो चिकने पदार्थ थे वो हैड हार्डन, वो एकदम कठोर हो गए थे, ठोस बन चुके थे। सीमेंटिंग मतलब चिपक गए थे। टट टू द बॉटम ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड कॉफिन, कि जो मतलब ये एकदम कठोर हो गए थे, उसने टट को चिपका दिया था टू द बॉटम यानी पेंदे से, और इस सॉलिड गोल्ड कॉफिन कि उसके मजबूत गोल्ड कॉफिन के बॉटम से टट को चिपकाते हुए वो अंतिम संस्कार के चिकने पदार्थ है वो कठोर बन गए थे, एकदम हार्ड हो गए थे। तो मतलब इतने हार्ड वो हो गए थे, उन्होंने टट की जो बॉडी थी उसको उस कॉफिन के पेंदे से चिपका दिया था। अब क्या हुआ, नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स कुड मूव देम, कार्टर रोट लेटर। कार्टर ने बाद में लिखा, कार्टर रोट लेटर मतलब कार्टर ने बाद में लिखा, क्या लिखा कि नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स कुड मूव देम, कि कोई भी जो लेजिटिमेट फोर्स है, मतलब कोई भी जो उचित बल है उसकी कोई भी मात्रा, नो अमाउंट मतलब उसकी कोई भी मात्रा है वो उसको मूव नहीं करा सकती थी, मतलब उसको हिला नहीं सकती थी। किसको, उस टट का जो उसकी जो मम्मी थी उसको कोई भी उचित बल की कोई भी मात्रा है वो उसको नहीं ला सकती थी, ऐसा कार्टर ने बाद में लिखा। व्हाट वाज टू बी डन, कि क्या किया जा सकता था, मतलब वहां पे करने के लिए कुछ भी नहीं था। तो व्हाट वाज टू बी डन कि करने के लिए, व्हाट वाज टू बी डन मतलब करने के लिए क्या था, कुछ भी नहीं था, क्या कर सकते थे मतलब। तो वहां पे देखो हालत उसकी क्या हो गई थी कि उसका जो चिकना पदार्थ था वो उसकी डेथ होने के इतने साल बाद में वो एकदम कठोर हो गया था, और वो कॉफिन से एकदम उसका जो बॉडी थी, मम्मी थी, वो एकदम चिपक गई थी, और उसने इतना सोना पहना हुआ था, कॉफिन उसका गोल्ड का था, तो और वो बाद में गोल्ड है वो चुरा भी लिया गया था। तो उस कार्टर ने देखो बाद में क्या किया उसकी बॉडी के साथ में, द सन कैन बीट डाउन लाइक ए हैमर दिस फार साउथ इन इजिप्ट एंड कार्टर ट्राइड टू यूज इट टू लूजन द रेजिन। द सन कैन बीट डाउन, कि जो सन है, जो सूर्य है, वो कैन बीट डाउन, कि वो पीट सकती थी, लाइक ए हैमर, एक हैमर के समान, एक हथौड़े के समान। दिस इसको मतलब उसकी मम्मी को, फार साउथ इन इजिप्ट, कि इजिप्ट के इस दूर स्थित दक्षिणी भाग में जो सूर्य है वो एक हैमर के समान, हथौड़े के समान पीट सकती थी। मतलब दक्षिणी जो अफ्रीका की बात हम करते हैं, मिस्र की हम बात करें, मिस्र है वो अफ्रीका के अंदर है, तो जो दक्षिणी भाग जो है उसका वो बहुत ज्यादा गर्म माना जाता है। तो वहां पे जो सूर्य की जो गर्मी थी वो इतनी थी कि एक हैमर के समान उसको पीट सकती थी, मतलब उसको पिघला सकती थी। एंड कार्टर ट्राइड टू यूज इट टू लूजन द रेजिन, और उस रेजिन को मतलब उस चिकने पदार्थ को लूज करने की कोशिश है वो कोशिश की, इसको लूज करने के लिए यूज इट मतलब उस जो सूर्य की जो गर्मी थी उसको यूज करते हुए, उसका प्रयोग करते हुए उस चिकने पदार्थ को लूज करने की कोशिश कार्टर ने की। फॉर सेवरल आवर्स, के कई घंटों तक, मतलब उसने कई घंटों तक उस रेजिन को क्या किया था, उसको धूप में रखा था। देखो यहाँ पे ये जो पूरा दे रखा है कहाँ क्या क्या है, इजिप्ट देखो यहाँ पे इस तरीके से इजिप्ट को दिखा रखा है। वैली ऑफ किंग्स जो पीछे नाम आया था, जहाँ पे मतलब कब्रिस्तान था, जहाँ पे टट की जो टॉम थी, तो इस देखो इस प्रकार से ये पूरा यहाँ पे शो कर रखा है। तो इसमें बताया था कि जो सेवरल आवर्स लेटर मतलब कई घंटों के बाद में देखो क्या हुआ था। He set the mummy outside in blazing sunshine that heated it to 149 डिग्री फ़ारेनहाइट। कि फॉर सेवरल लेटर्स मतलब कई घंटों तक ही सेट द मम्मी आउटसाइड, कि उसने मम्मी को बाहर रखा। ही सेट मतलब उसने रख दिया था मम्मी को आउटसाइड, बाहर, इन ब्लेजिंग सनशाइन की जलती हुई उस धूप में, कि उसने कई घंटों तक मम्मी को जलती हुई धूप में बाहर रखा। एंड हीटेड इट टू 149 डिग्री फ़ारेनहाइट, और 149 डिग्री फ़ारेनहाइट पे उसको गर्म किया। मतलब उस जो गर्मी थी, जो मतलब धूप जहाँ पे थी वो इतनी तेज धूप थी कि उस मम्मी को 149 डिग्री 149 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म कर दिया था।
नथिंग बर्स्ट, लेकिन क्या हुआ, नथिंग बर्स्ट, कुछ भी नहीं हिला डुला, मतलब वो वैसे का वैसा जमा रहा। He reported with scientific detachment that the consolidated material had to be chilled away from beneath the limbs and trunk before it was possible to raise the king's remain। तो देखो क्या बताया है कि he reported, उसने रिपोर्ट दी, उसने मतलब उसने लिखा विद साइंटिफिक डिटेचमेंट, कि एक वैज्ञानिक डिटेचमेंट के साथ में, एक वैज्ञानिक अलगाव के साथ में ही रिपोर्टेड, उसने लिखा, उसने बताया, उसने क्या कहा कि द कंसोलिडेटेड मटेरियल, कि ये जो कंसोलिडेटेड जो मटेरियल था, जो जमा हुआ ये जो पदार्थ था, उसको हैज टू बी चिल्ड अवे। तो चिजल्ड मतलब छेनी से काटा जाना, तो चिजल्ड अवे मतलब दूर करना, उसको छेनी से काटा जाना होगा। फ्रॉम बीनीथ द लिम्स, लिम्स मतलब जो उसके अंग थे उनके नीचे, एंड ट्रंक मतलब उसकी जो धड़ थी, बिफोर इट वॉज पॉसिबल टू रेज द किंग्स रिमेन्स, कि ये जो राजा है उसको मतलब उसका जो शव था, उसका रिमेन मतलब जो बचा हुआ जो राजा, मतलब उसकी जो बॉडी थी, डेड बॉडी, उसकी जो मम्मी थी या उसका जो शव था, उसको उठाया जाना संभव हो उससे पहले ही, मतलब कि राजा की डेड बॉडी को, राजा के शव को उठाया जाना संभव हो उससे पहले ही उसकी धड़ और उसके अंगों के नीचे से इस जमे हुए पदार्थ को छेनी से काटा जाना होगा, ऐसा उन्होंने लिखा। बाद में वैज्ञानिक लगाव के साथ में, वैज्ञानिक निर्लिप्तता के साथ में उसने रिपोर्ट करी कि इस जमे हुए पदार्थ को उसके धड़ और अंगों के नीचे छेनी से काटा जाना होगा, इससे पहले कि राजा का जो शव है वो उठाया जाए, मतलब उसकी बॉडी को उठाया जाए, इससे पहले उसको काट दें, उसके बाद में राजा की बॉडी है उसको उठाएं। तो इन हिज डिफेंस कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस, कि इन हिज डिफेंस, अपने डिफेंस में, अपने पक्ष में, कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस, कि कार्टर के पास में वास्तव में बहुत लिटिल चॉइस थी, मतलब कोई विकल्प नहीं था। लिटिल है वो नेगेटिव सेंस में आता है, ए लिटिल का यूज है वो पॉजिटिव सेंस में होता है, तो ए लिटिल नहीं है, यहाँ पे लिटिल है। तो कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस, कि कार्टर के पास वास्तव में लिटिल चॉइस थी, उसके पास में कोई विकल्प नहीं था। इफ ही हैडंट कट द ममी फ्री, Thales most certainly would have circumvented the guard and ripped it apart to remove the gold, कि if he hadn't cut the mummy free, कि यदि वो फ्री करके, यदि वो मम्मी को काट करके फ्री नहीं करता, यदि वो उस मम्मी को, उस शव को काट करके अगर वो फ्री नहीं किया होता, तो जो थीव्स थे, जो चोर थे, वो मोस्ट सर्टेनली, कि निश्चित रूप से वो सर्कमवेंटेड मतलब धोखा देता किसको, गार्ड्स को। तो जो चोर है, यदि अब वो कार्टर का बता रहा है कि कार्टर के पास में अपने पक्ष में कोई विकल्प नहीं था, कोई चॉइस नहीं थी, तो अगर वो मम्मी को काटकर फ्री नहीं करता, अगर वो काटकर उसको अलग नहीं करता, तो चोर है वो निश्चित रूप से गार्ड को सर्कमवेंटेड मतलब धोखा देते, उसको धोखा दे देते। एंड रिप्ड इट अपार्ट टू रिमूव द गोल्ड, एंड रिप्ड इट अपार्ट, और इसको काट करके, रिप्ड मतलब काटना, इट अपार्ट मतलब अलग अलग, तो उसको अलग अलग ऐसे काट करके टू रिमूव द गोल्ड, उस गोल्ड को रिमूव कर लेते, मतलब उस शव को काट पीट करके वो जो गोल्ड था उसको रिमूव कर लेते, उसको वो हटा करके ले जाते। इन टर्ट्स टाइम द रॉयल वर फेबुलसली वेल्दी, इन टर्ट्स टाइम द रॉयल्स वर फेबुलसली वेल्दी। तो टट के समय में, मतलब जब टट जिस टाइम में था, जिस टाइम वो उत्तराधिकारी था, तो उस टाइम में द रॉयल्स, तो जो रॉयल जो लोग थे, मतलब जो शाही परिवार जो थे, वो फेबुलसली वेल्दी, वो एकदम आश्चर्यजनक रूप से वो वेल्दी थे, एकदम धनवान थे, रिच थे। एंड दे थॉट, और वो सोचते थे, और होप्ड या फिर वो आशा करते थे, उम्मीद करते थे कि दे कुड टेक देयर रिचेज विद देम, कि वो अपनी जो रिचेज मतलब अपनी जो संपत्ति थी उसको वो उनके साथ में ले जा सकते थे, ऐसा वो सोचते थे या आशा करते थे। फॉर ही जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड किंग टट वॉज लेविश्ड विद ग्लिटरिंग गुड्स, कि फॉर हिज जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड, के अपने उस ग्रेट बियॉन्ड की यात्रा के लिए, मतलब वहां दूर तक जाने की जो यात्रा, एक तरीके से उसकी डेथ के बाद में, यानी जो परलोक सिधारे थे जो टट, तो अपनी परलोक तक की जो यात्रा थी, उस यात्रा के लिए किंग टट वॉज लेविस्ड, कि जो राजा टट थे वो लेविस्ड विद ग्लिटरिंग गुड, कि वो जो चमकती हुई जो गुड्स यानी जो चीजें थी वो उसको लेविश मतलब प्रदान की गई। तो अपनी परलोक तक की यात्रा के लिए राजा टट को चमकती हुई जो चीजें थी वो प्रदान की गई थी, मतलब उनके साथ में बहुत सी चमचमाती चीजों को उनके साथ भेजा गया, एक तरीके से कोफिन में डाला गया था। तो वो चीजें कौन कौन सी थी? प्रेशियस कॉलर्स, इनलेट नेकलेस, ब्रेसलेट्स, रिंग्स, एमुलेट्स, ए सेरेमोनियल एप्रन, सैंडल्स, सीट्स फॉर हिज फिंगर्स एंड टोज,
एंड द नाउ आइकॉनिक इनर कॉफिन एंड मास्क ऑल ऑफ प्योर गोल्ड। देखो कितनी चीजें बताई हैं। प्रीसियस कॉलर्स, तो कॉलर यहाँ पे वो शर्ट वाला कॉलर नहीं है, कॉलर मतलब गले का कोई आभूषण है। तो इसमें क्या क्या चीज शामिल थे, जो ग्लिटरिंग गुड्स थी उसमें बहुमूल्य कॉलर मतलब बहुमूल्य गले की हार, इनलेड नेकलेस, तो जो रत्न जड़ित जो नेकलेसेस जो होते हैं, गले की हार मतलब वो भी, ब्रेसलेट यानी जो कंगन होते हैं, रिंग अंगूठी, एमुलेट्स यानी जो ताबीज होते हैं, सेरेमोनियल एप्रन कि सेरेमोनियल यानी समारोह में पहने जाने वाला एक एप्रन, एक चोगा, सैंडल, सिट्स फॉर हिज फिंगर्स एंड टोज, मतलब उसके हाथ पैरों की जो उंगलियां थी उसके लिए सिट्स, ये भी एक आभूषण है, खोल जिसको बोला जाता है। एंड द नाउ आइकॉनिक इनर कॉफिन, और एक आइकॉनिक मतलब बहुत ही शानदार मूर्ति के समान एक इनर कॉफिन, एक अंदर का ताबूत, एंड मास्क, और इसके साथ में क्या, एक मास्क, एक मुखौटा भी, ऑल ऑफ प्योर गोल्ड, और सारी चीजें किसकी, प्योर गोल्ड की बनी हुई इतनी सारी चीजें हैं। वो उसकी मतलब परलोक की जब यात्रा हुई थी तो राजा किंग के साथ, उस किंग टट के साथ में रखी गई थी। टू सेपरेट टट फ्रॉम हिज अडोर्नमेंट्स, कार्टर्स मैन रिमूव द ममीज हेड एंड सेवर्ड नियरली एवरी मेजर जॉइंट। तो देखो टू सेपरेट टट फ्रॉम हिज अडोर्नमेंट्स, कि अपने जो अडोर्नमेंट्स है मतलब जो आभूषण थे उनसे टट को अलग करने के लिए कार्टर के आदमियों ने मम्मी के सर को अलग कर दिया। तो कार्टर के जो इतने सारे जो गले के हाथ वगैरह जो पहन रखे थे, तो इसके लिए सर को अलग कर दिया उस आभूषणों को अलग करने के लिए। एंड सीवर्ड नियरली एवरी मेजर जॉइंट, और प्रत्येक मेजर जॉइंट को मतलब प्रत्येक बड़े जोड़ को काट करके अलग कर दिया गया। वंस दे हैड फिनिश्ड they reassembled the remains on a layer of sand in a wooden box with padding that concealed the damage. The bed where Tut was now raised. तो देखो काट करके उसके बड़े पार्ट को काट के अलग कर दिया गया, उसके सर को काट दिया गया उस अडोर्नमेंट को, आभूषणों को अलग करने के लिए। और बाद में देखो क्या किया कि वंस दे हैड फिनिश्ड, कि एक बार जब उन्होंने फिनिश कर लिया मतलब एक बार जब उन्होंने अपना काम कंप्लीट कर लिया, दे रीअसेंबल, उन्होंने रीअसेंबल मतलब वापस से जोड़ दिया द रिमेन्स, उस डेड बॉडी को, उस शव को, ऑन ए लेयर ऑफ सैंड, सैंड मतलब जो रेत होती है उसकी लेयर पे, उसकी परत पर रख दिया। इन ए वुडन बॉक्स, एक वुडन बॉक्स के अंदर, एक लकड़ी का जो बॉक्स होता है उसके अंदर, विद पैडिंग, पैडिंग मतलब कोई गद्देदार जो पदार्थ है उसको भरते हुए। एंड दैट कंसील द डैमेज, कंसील मतलब छुपाया जाना, डैमेज होता है कोई क्षति जो हो, नुकसान जो हो। तो देखो एक बार काम फिनिश करने के बाद में, एक बार काम है वो कंप्लीट करने के बाद में, उन्होंने डैमेज को छुपाने के लिए गद्देदार पदार्थों को प्रयोग करते हुए लकड़ी के बॉक्स में रेत की परत पे उस डेड बॉडी को, उस शव को फिर से रीअसेंबल कर दिया, उसको वापस से जोड़ दिया। द बेड वेयर टट नाउ रेस्ट, कहाँ पे, द बेड मतलब बिस्तर अब यही है जहाँ टट अब रेस्ट कर रहा है, आराम कर रहा है उस स्थान पे, उस डैमेज को मतलब उस नुकसान को छुपाने के लिए, कि जो उन्होंने नुकसान किया था उस डेड बॉडी के साथ में, उस नुकसान को छुपाने के लिए पैडिंग करते हुए मतलब गद्देदार पदार्थ उसमें भरते हुए उस लकड़ी के बॉक्स में रेत की परत के ऊपर उस डेड बॉडी को वापस से जोड़ दिया। पहले तो काटा और बाद में जोड़ दिया। तो देखो इस प्रकार से ये नुकसान है वो उन्होंने कार्टर ने कर दिया था। तो आर्कियोलॉजी हैज चेंज सब्सटेंशियली इन द इंटरवेनिंग decades, focusing less on treasure and more on the fascinating details of life and intriguing mysteries of death. तो archaeology has changed substantially in the intervening decades. तो intervening मतलब जो बीच की, intervening होता है बीच की जो दशाब्दियां थी, उसमें आर्कियोलॉजी है जो पुरातत्व विज्ञान है उसमें काफी चेंज है वो हो गया। सब्सटेंशियल मतलब काफी, जो चेंज है मतलब वो बदल गई। तो इसमें बताया कि जो पुरातत्व विज्ञान है वो इस बीच के दशाब्दियों में काफी कुछ है वो चेंज हो गया, बदल गया। फोकसिंग लेस ऑन ट्रेजर, अब ये ट्रेजर पे, खजाने पे तो कम फोकस करता है मतलब कम ध्यान देता है। एंड मोर ऑन द फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ, और वो जीवन की जो फैसिनेटिंग मतलब जो आकर्षित करने वाली, जो एकदम सरप्राइज करने वाली जो डिटेल है, जानकारियां हैं, उन पे ज्यादा फोकस करता है। खजानों पे तो कम करता है, ट्रेजर पे कम करता है, लेकिन जो फैसिनेटिंग जो डिटेल है, जो आश्चर्यचकित करने वाली, अट्रैक्ट करने वाली जीवन की जो डिटेल है, जानकारियां हैं, उनके ऊपर ज्यादा फोकस करता है। एंड इंट्रिगिंग मिस्टीरियस ऑफ डेथ, और जो डेथ की, मृत्यु की जो रहस्यपूर्ण जो जानकारियां हैं, एकदम जो जटिल जो रहस्य है, उनके ऊपर भी ज्यादा फोकस करता है। तो दो चीजों पे ये फोकस करता है। इट ऑल्सो यूजेज मोर सोफिस्टिकेटेड टूल
इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी कि इट ऑल्सो यूजेज, ये यूज करता है और क्या यूज करता है, मोर सोफिस्टिकेटेड टूल की और अधिक जटिल जो टूल है, यंत्र है, उसको ये प्रयोग में लेने लगा है, उसको प्रयोग करता है। इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी कि मेडिकल टेक्नोलॉजी के साथ में चिकित्सीय जो तकनीक है उसके साथ में उसको सम्मिलित करते हुए और अधिक जो जटिल टूल हैं उनको ये यूज करता है, मतलब उन सोफिस्टिकेटेड टूल को यूज में करते हुए इनके ऊपर वो फोकस करता है। जैसे सीटी स्कैन वाला भी आया। In 1968, more than 40 years after Carter's discovery, an anatomy professor x-rayed the mummy and revealed a startling fact. तो देखो क्या बताया इसमें कि जो डिस्कवरी करी थी कार्टर ने, तो इन 1968 तो 1968 के अंदर मोर देन 40 इयर्स की 40 से भी अधिक वर्षों के बाद में कार्टर डिस्कवरी, तो देखो 1968 में कार्टर की डिस्कवरी के 40 वर्षों से भी अधिक वर्षों बाद में एक एनाटॉमी प्रोफेसर, एनाटॉमी मतलब जो शरीर रचना से संबंधित जो प्रोफेसर है, तो शरीर रचना विज्ञान के प्रोफेसर ने मम्मी का एक्सरे किया, जो टट की जो मम्मी थी उसका एक्सरे किया कार्टर की डिस्कवरी के 40 से भी अधिक वर्षों के बाद में। जैसे कार्टर ने 1922 में खोज किया था, तो उससे भी 40 वर्ष बाद, मतलब 1960 के बाद की बात है। तो उसके बाद में एक शरीर रचना विज्ञान के जो प्रोफेसर थे उन्होंने मम्मी का एक्सरे किया और रिवील मतलब उन्होंने प्रकट किया स्टार्टलिंग फैक्ट कि एकदम स्टार्टलिंग मतलब एकदम आश्चर्यचकित करने वाला एक तथ्य है वो रिवील किया, वो वहां पे प्रकट किया। बीनीथ द रेजिन दैट केग्स हिज चेस्ट हिज ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स आर मिसिंग। और क्या फैक्ट उन्होंने बताया कि बीनीथ द रेजिन, रेजिन मतलब जो चिकना पदार्थ था उसके नीचे, दैट केग्स हिज चेस्ट, केग्स मतलब जो जमा हुआ होना, कि उसकी जो चेस्ट मतलब उसकी छाती के ऊपर जो उसकी डेड बॉडी थी उसकी छाती के ऊपर जो रेजिन जो चिकना पदार्थ जमा हुआ था उसके नीचे, तो उसकी छाती के ऊपर जमे हुए चिकने पदार्थ के नीचे उसकी जो ब्रेस्ट बोन थी मतलब उसकी जो छाती की जो हड्डियां थी, एंड फ्रंट रिब और उसकी जो सामने की ओर जो रिब्स यानी जो पसलियां थी वो मिसिंग थी, वो गायब है, ऐसा उन्होंने वहां पे बताया। उन्होंने एक आश्चर्यचकित करने वाला फैक्ट है वो रिवील किया कि उनकी छाती के ऊपर जमे हुए चिकने पदार्थ के नीचे छाती की हड्डियां और सामने की जो रिब्स जो पसलियां हैं वो मिसिंग है, वो गायब है, मतलब किसी के द्वारा वो भी चुरा ली गई। तो इस प्रकार से इस चैप्टर के अंदर जो टट है, टट मीन्स जो मतलब उत्तराधिकारी है, जो एक मम्मी है, मम्मी के रूप में जिसकी खोज हुई थी, तो उसकी जो जानकारी है वो हमें यहाँ पे पता चलती है। तो अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो क्वेश्चन में आंसर आपको देना है कि कौन कौन सी चीजें हैं वो टट के साथ में दफनाई गई थी, कौन कौन से एडॉर्नमेंट है वो टट के साथ में दफनाए गए थे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको क्वेश्चन का आंसर है वो बताना है। अगर वीडियो पसंद आ रही है, पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, देन चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड के पास शेयर कीजिए। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।